नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋतु शुक्ला, महाराजा बिजली पास सिंह राजकीय पीजी कॉलेज आशाना लखनऊ में संस्कृत की प्राध्यापिका हूँ। आज हम लोग वर्णों के विभिन्न जो उच्चारण स्थान हैं उस पर चर्चा करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान जानने से पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वर्ण माहेश्वर सूत्र सभी जानते हैं। जब भगवान शंकर ने अपना डमरू खिलाया तो उसमें से विभिन्न वर्ण निकल के आए और वो माहेश्वर सूत्र के रूप में निबद्ध हो गए। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन 14 माहेश्वर सूत्रों में आपके वर्णमाला के संपूर्ण वर्ण आते हैं। उन वर्णों के विभिन्न, जैसे आप सभी जानते हैं कि मुख से ही सभी वर्ण का उच्चारण होता है, लेकिन हमारे मुख में भी विभिन्न स्थान हैं जहाँ से अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे आप पहला सूत्र देखिए, अकु विसर्जनीयानाम कंठ। तो कंठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं वर्ण? आ है, कवर्ग है, मतलब का वर्ग का ये सभी वर्ण हैं, और आ है तथा विसर्ग है, ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। इनको कंठ वर्ण भी कहते हैं, कंठ। उसके बाद दूसरा है इचुई शानाम तालु। इचुई शानाम तालु, ये तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? ई है, ऋ ई, चवर्ग, या और श। इनको हम तालव्य भी कहते हैं, तालव्य वर्ण भी हैं। फिर तीसरा है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा जो है ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जो कि मूर्धा से, मुख में जो मूर्धा है भाग उससे उच्चारित होते हैं। ये कौन कौन से वर्ण हैं? री, पूरा हमारा वर्ग, रा और श। उसके बाद चौथे आपके कौन से हैं? दंत वर्ण। इसका सूत्र है ऋतु लसाना दंता। ऋतु लसाना दंता जो है दंत वर्ण है। कौन कौन से दंत वर्ण हैं? ध्यान रखिए, री, पूरा वर्ग, ला और सा। आप देखेंगे जब इन वर्णों को बोलेंगे तो मुख में दांत का जीवा का दांत को जीवा को स्पर्श करना अनिवार्य है। उसके बाद ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? ओष्ठ है, ओष्ठ है, जिसमें हम होठ का, ओष्ठ का सहारा लेना आवश्यक है। उसका सूत्र है उ पद मानिया नाम ओष्ठौ। कौन कौन से ओष्ठ वर्ण है? उ है, आप देखिए आपके होठ में विकार आता है, पवर्ग है पूरा, उपधमानीय है। उपधमानीय को हम कैसे लिखते हैं? जो हमारे आधे विसर्ग के साथ का और खा है, ये उपधमानीय है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ये ओष्ठ वर्ण भी कहलाते हैं। उसके अतिरिक्त कौन से हैं? नासिका। नासिका से कौन से उच्चारित होते हैं? यमंग नाम, यमंग नाम, नासिका च। अब नासिका से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? या, मा, अंगा, अणा और न, ये नासिक के वर्ण भी कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो कि हमारे संयुक्त उच्चारण स्थान जिसमें लगता है, जैसे ए, दौ, तो। संयुक्त वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? ए और ऐ। इसका सूत्र क्या है? ए, दै, तौ। ठीक है, ए, दौ, तो, ए, दै, तो, मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान किससे होगा? कंठ तालु से, जिसमें कंठ और तालु दोनों मिश्रित होंगे। कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठ से कौन कौन से होंगे? ओ और औ। इसका है ओ, दौ, तो, कंठ ओष्ठम। तो ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण नहीं है, ये संयुक्त उच्चारण स्थान इन वर्णों के उच्चारण में चाहिए। ए, ऐ को कंठ तालु से, ओ, औ को कंठ ओष्ठ से। इसके अलावा जीवा मूलीय कुछ वर्ण
ऐसे हैं जो जीवा मूल के हैं। वो जीवा मूल कैसे हैं? जीवा मूल्य, जीवा मूल्य, जीवा मूल्यम, जो जीवा मूल, जीवा का जो मूल है, जहां से जीवा जुड़ी है हमारे रूप में, वो ऐसे जीवा मूल्य वर्ण भी है जिसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, का के पहले आधा विसर्ग और खा के पहले भी आधा विसर्ग रहेगा। ये हमारे का और खा, ये जीवा मूल है, जो कि जीवा मूल से, जीवा मूल्य वर्ण है जिनको जीवा मूल से उच्चारण हम करते हैं। उसके अलावा नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस, नासिका अनुस्वारस का तात्पर्य है कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार मतलब जो ये बिंदी है, जो अंग हम लिखते हैं, अंग के ऊपर जो, आ के ऊपर जो बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं संस्कृत में। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो आप इस प्रकार देखिए कि विभिन्न उच्चारण स्थान, मुख एक ही है लेकिन उसमें उच्चारण स्थान जो है हर वर्णों के अलग अलग है। और जितनी माहेश्वर सूत्र में संपूर्ण वर्ण जो दिए गए हैं, उस वर्णमाला के सभी वर्ण विभिन्न उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। सभी के सभी हमारे वर्णमाला के वर्ण इन सभी उच्चारण स्थान के बीच में ही समाहित हो गए। जिनमें संयुक्त स्थान लगता है वो आपको अलग सूत्र से बताया गया है, और जो अकेले एक स्थान से उच्चरित होते हैं, आपके कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये आपके सिर्फ एकल उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। उसके अलावा जो आपके संयुक्त उच्चारण स्थान इसमें लगता है वो वर्ण की यहाँ पर वर्णों का विश्लेषण हुआ। इन वर्णमाला के वर्णों को उच्चारण स्थान के साथ जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आगे हम संधि करते हैं या व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो हमारा व्याकरण में प्रवेश का मूल यही है कि वर्ण कहाँ से हम उच्चरित हो रहे हैं उसको हम उस प्रकार से जानें। क्योंकि संधि करने में कई बार होता है कि कंठ वर्ण, यदि इसके बाद कंठ वर्ण आता है, यदि इसके बाद तालव्य वर्ण आते हैं, तो कौन से है तालव्य, कौन से कंठ है, आप इस प्रकार से इन सूत्रों के माध्यम से